हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, जिसे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे रदरफोर्ड ने अपना गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया और न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, राइट। और मॉडल ऑफ एटम भी दिया, जिसे रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम भी जाना जाता है। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये टर्म्स आगे यूज होने वाली हैं, तो हमें इनका मतलब पता होना चाहिए। पहली टर्म है हमारी अल्फा पार्टिकल्स। ना अल्फा पार्टिकल्स बेटा क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जो बिल्कुल हीलियम न्यूक्लियाई की तरह दिखते हैं। ठीक है, अगर हीलियम एटम के अंदर से दोनों इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया जाए तो हीलियम न्यूक्लियाई बचेगा। ठीक है, बिल्कुल उसी की तरह दिखते हैं, ये बिल्कुल उसी की तरह होते हैं। 2 प्रोटॉन्स होते हैं इनके अंदर, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, हैवी होते हैं। ठीक है, और 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। डिनोट कैसे करते हैं? ये अल्फा लेटर है, इससे इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? जो भी रेडियो एक्टिव मटीरियल्स होते हैं, जब वो डीके होते रहते हैं, मतलब कि खत्म होते रहते हैं अपने आप से, तो उनके अंदर से अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, नॉर्मली हैवी मेटल्स ऐसे होते हैं जो रेडियो एक्टिव डिके शो करते हैं, जैसे रेडियम हो गया, आपका थोरियम हो गया, यूरेनियम, प्लूटोनियम। ठीक है, इस टाइप के मटेरियल्स होते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल, जिनमें से अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। ये पिक्चर में आपको शो किया हुआ है, कुछ इस तरीके से हम अल्फा पार्टिकल को डिनोट करते हैं हीलियम साइन से, 2 पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट आता है बीटा रेज। नाउ बीटा रेज और गामा रेज का कोई जिक्र इस वीडियो में होने वाला नहीं है, पर ये मैं ऐसे ही आपको बता रही हूँ। बीटा रेज क्या होते हैं बेटा? बीटा पार्टिकल से बनी होती है। ठीक है, तो बीटा पार्टिकल्स को अगर हमें दर्शाना हो तो हम बीटा लेटर से, इस लेटर से दिखाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी वाले होते हैं और इनकी स्पीड, जो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या पॉजिट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को अगर नेगेटिव की जगह पॉजिटिव चार्ज दे दिया जाए तो उनको पॉजिट्रॉन बोला जाता है। ओके, रेडियो एक्टिव डिके से ही एमिट होते हैं ये भी। ठीक है, जब भी रेडियो एक्टिव डिके होगा रेडियो एक्टिव मटीरियल्स का, तो वहां से क्या निकलेंगे? अल्फा पार्टिकल्स भी निकलेंगे, बीटा पार्टिकल्स भी निकलेंगे और गामा पार्टिकल्स भी, गामा रेज भी निकलेंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है गामा रेज। नाउ गामा रेज की जब हम बात करते हैं, ये गामा रेडिएशंस भी होती हैं, जैसे रेडियो वेव्स होती है, माइक्रोवेव्स होती हैं, बिल्कुल उसी तरह गामा रेज भी आपने सुना होगा। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं गामा से, ये रहा लेटर गामा। ठीक है, और ये कैसी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है, जिनका पेनेट्रेटिंग इफेक्ट होता है। पेनेट्रेटिंग मतलब किसी भी मेटल के अंदर से गुजर जाती हैं ये। ठीक है, कहाँ से प्रोड्यूस होती है? सेम रेडियो एक्टिव डिके जब होता है न्यूक्लियाई का, एटॉमिक न्यूक्लियाई का, उससे प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है? नेक्स्ट, रेडियो एक्टिव डिके बेसिकली, जिसको हम न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियर डिके भी बोल सकते हैं, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन या रेडियो एक्टिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है? जो एटॉमिक न्यूक्लियस होता है, एटम का न्यूक्लियस होता है, वो अनस्टेबल रहता है, और अनस्टेबल होने की वजह से वो कॉन्टिन्यूसली अपने अंदर से कुछ कुछ पार्टिकल्स को रिलीज करता रहता है। अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, बीटा पार्टिकल्स होते हैं, गामा रेज होती हैं। ठीक है, सो ऐसा ही एक रे गामा रे होती है इनमें से। ठीक है, अ मटीरियल कंटेनिंग अनस्टेबल न्यूक्लियाई इज कंसीडर्ड रेडियो एक्टिव। अगर आपको डिफाइन करना हो कि रेडियो एक्टिव मटीरियल क्या होता है, तो एक ऐसा मटीरियल जिसका न्यूक्लियाई अनस्टेबल है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? रेडियो एक्टिव मटीरियल कहेंगे, क्योंकि वो रेडिएशन एमिट करता रहता है अपने अंदर से, राइट। अब बात करते हैं हम रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट की। तो जब हम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तो पहले हमें उसका सेटअप पता होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर 2 पिक्चर्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। हम लोग पहले इस पिक्चर की बात कर लेते हैं। ठीक है, इस पिक्चर में हम लोग को क्या देखना है? यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स होता है बेटा लेड का। ठीक है, जो लेड मटेरियल होता है उसका बना हुआ है बॉक्स, उसके अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा हुआ है। रदरफोर्ड ने रेडियम लिया था, और एक छोटा सा होल है जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स पास होंगे। ठीक है, बिल्कुल इसकी जो होल है, ओपनिंग है, उसके सामने उन्होंने रख दी थी एक गोल्ड फॉयल, जो बिल्कुल थिन है, बिल्कुल पतली सी है। ठीक है, और इसके चारों तरफ उन्होंने रख दी एक स्क्रीन, जिसको हम फ्लोरोसेंट मटेरियल स्क्रीन भी बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने जिंक सल्फाइड, आप ले सकते हो, जिंक सल्फाइड फ्लोरोसेंट मटेरियल है। ठीक है, तो ये स्क्रीन रखने का रीजन ये था कि जब भी अल्फा पार्टिकल्स इस फॉयल से टकराएंगे और इसके अंदर से पास हो जाएंगे, ठीक है, तो वो इस स्क्रीन से भी जाके टकराएंगे और हमें पता चल जाएगा कि अल्फा पार्टिकल स्क्रीन पे कहाँ कहाँ गया है। ठीक है, सो बेसिकली हमें अल्फा पार्टिकल की प्रेजेंस का पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलो स्टार्ट करते हैं इसको एक्सप्लेन करना। तो बेटा यहाँ से आए अल्फा पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से। ठीक है, बम्बार्ड किया हमने इनको गोल्ड फॉयल के ऊपर। ठीक है, तो हमने नहीं, रदरफोर्ड ने देखा
कि भाई मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो थे वो बिल्कुल सीधे चले गए, इसमें से पास हुए और सीधे सीधे जाकर के स्क्रीन से टकरा गए, ठीक है। तो इनका पाथ डेविएटेड नहीं था, बिल्कुल सीधे सीधे चले गए, क्योंकि सीधी सीधी सिंटिलेशन हमको मिल गई ना। सिंटिलेशन क्या होती है, जब भी कोई हाई एनर्जी पार्टिकल फ्लोरोसेंट मटीरियल से टकराता है तो वहां पर छोटी छोटी लाइट प्रोड्यूस हो जाती है, स्पॉट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये स्पॉट्स प्रोड्यूस हो गए जो बिल्कुल गोल्ड फॉल की सिधाई में थे। तो उन्होंने पता लगाया कि भाई अच्छा, अल्फा पार्टिकल जो है जब गोल्ड फॉल में से पास होते हैं तो वो बिल्कुल सीधे सीधे चले जाते हैं, ठीक है। सारे नहीं, बहुत सारे, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ अल्फा पार्टिकल्स की जिन्होंने थोड़ा सा अलग बिहेवियर शो किया। उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होकर के थोड़ा साइड में भी जाकर के सिंटिलेशन दे रहे हैं, थोड़ा इस साइड में भी सिंटिलेशन दे रहे हैं, ठीक है। ओके भाई, चलो देख लिया। उसके बाद उन्होंने देखा कि बहुत कम, बहुत कम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो जिस रास्ते से चले गए थे वापस वहीं से रिटर्न हो गए, ठीक है। अभी और इतने 20,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल ने ऐसा बिहेवियर शो किया, ओके। तो उन्होंने सोचा कि भाई ऐसा क्या रीज़न हो सकता है। तो उन्होंने बहुत सारी अपनी दिमाग में कैलकुलेशंस लगाई और अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि भाई हम लोग देखते हैं कि एटम की अरेंजमेंट कैसी है गोल्ड फॉल के अंदर, ठीक है। तो उन्होंने कुछ ऐसी अरेंजमेंट दी कि एटम्स जो है वो कुछ इस तरीके से अरेंज्ड हैं, ठीक है। ओके, फिर उन्होंने कहा कि चलो अब देखते हैं कि अल्फा पार्टिकल अगर पास हुए होंगे इस गोल्ड फॉइल के अंदर से तो किस तरीके से पास हुए होंगे। तो ये एटम्स की अरेंजमेंट हो गई, ठीक है। और उन्होंने देखा कि अल्फा पार्टिकल मोस्टली जो है वो सीधे चले गए, मोस्टली सीधे चले गए। इसका मतलब कि एटम के अंदर मोस्टली स्पेस ऐसा है जो एम्प्टी है, खाली है, क्योंकि अगर अल्फा पार्टिकल के रास्ते में कुछ आता तो उसका रास्ता डेफिनेटली बदल जाता, उसका पाथ बदल जाता, ठीक है। लेकिन उसका पाथ बिल्कुल स्ट्रेट रहा, दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। पहली ऑब्जर्वेशन, पहला कंक्लूजन, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो डेविएट हो गए, तो उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा हुआ होगा कि अल्फा पार्टिकल, क्योंकि हमें पता है अल्फा पार्टिकल पे तो क्या होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये थोड़े से क्या होते हैं, हैवी भी होते हैं, ठीक है। दोनों चीजों को अपने माइंड में रखना है। अब अल्फा पार्टिकल अगर गए होंगे तो कुछ पॉजिटिव चीज उनको रास्ते में मिली होगी जिससे वो टकराए होंगे, रिपल्शन फील हुआ होगा और उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया होगा और वो थोड़े डेविएट हो गए स्मॉल एंगल से, ठीक है। रिपल्शन क्यों हुई, क्योंकि अल्फा पे भी पॉजिटिव चार्ज, और हो सकता है एटम के अंदर भी कुछ पॉजिटिव चार्ज हो, क्योंकि तभी रिपल्शन हो सकती है, अदरवाइज तो अट्रैक्शन होती, ठीक है ना, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज तो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ओके, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि कुछ पॉजिटिव सी चीज है जो पूरे एटम के अंदर तो नहीं है, वो थोड़ी सी जगह में है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा कुछ अल्फा पार्टिकल लाइक 1 आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो वापस हो गए, रिटर्न बैक हो गए। दैट मीन्स जो भी चीज पॉजिटिवली चार्ज एटम के अंदर प्रेजेंट है वो बहुत हैवी भी है। इसका मतलब एटम का मास जो है हो सकता है उस छोटी सी चीज के अंदर ही हो पूरा का पूरा, राइट। तो ये सारी बातें रदरफोर्ड ने हमें बताई, जिनसे उन्होंने कुछ ये उनकी ऑब्जर्वेशन है जिनको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है। उन्होंने कहा कि मेजर फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल, मतलब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जिनको हमने बॉम्बार्ड करवाया था वो क्या हो गए, सीधे चले गए। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस एटम के अंदर क्या है बेटा, एम्प्टी है, ओके। फिर उन्होंने कहा कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो क्या हो गए, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। अगर वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए तो दैट मीन्स डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर प्रेजेंट है, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, क्योंकि अगर पूरे में फैला होता तो सारे अल्फा पार्टिकल्स डेविएट हो जाते अपने पाथ से, राइट। तो पॉजिटिवली चार्ज पीसी जो है वो पूरे एटम के अंदर नहीं है, बहुत स्मॉल से रीजन के अंदर कंसंट्रेटेड है, उसका वॉल्यूम बहुत स्मॉल है, ठीक है। तीसरी बात उन्होंने कहा कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, मतलब 20,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो वापिस आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेंटर के अंदर चीज प्रेजेंट है वो बहुत हैवी भी है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है और बहुत ही छोटे से रीजन में फैली हुई है। उसका अगर हम वॉल्यूम कंपेयर करें तो एटम के कंपैरिजन में बहुत कम वॉल्यूम है, ठीक है, क्योंकि अगर ज्यादा होता तो डेफिनेटली बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स रिटर्न बैक हो जाते, राइट। देन रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम के कुछ जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था उसके कुछ कंक्लूजन्स जो उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन से निकाले, ठीक है। तो इसमें उन्होंने क्या कहा कि पहला उन्होंने बोला कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो सेंटर के अंदर है, ठीक है, एटम के सेंटर के ऊपर सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, बहुत स्मॉल वॉल्यूम है उसका, और उसको उन्होंने नाम दे दिया न्यूक्लियस, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्कवरी हुई न्यूक्लियस की। उन्होंने कहा कि जो भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के हैं वो न्यूक्लियस के अंदर हैं और उसी की वजह से पूरा का पूरा जो एटम का मास है वो न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेटेड है, ठीक है। तो न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर पे। क्या चार्ज है उसके ऊपर, पॉजिटिव। उसका वॉल्यूम कितना है, एज कम्पेयर टू एटम बहुत 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 स्मॉल है, ठीक है। पूरा एटम का मास किस में कंसंट्रेटेड है, न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड है, जो कि सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा एटम के अंदर, ठीक है, क्योंकि उन्होंने मॉडल ऑफ एटम दिया ना इन कंक्लूजन के बेसिस पे,
ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई न्यूक्लियस तो सेंटर में प्रेजेंट है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन तो क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आर देयर, तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगी ही होगी, ठीक है। और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में, ठीक है, और वो भी सर्कुलर पाथ में, ठीक है। और उन सर्कुलर पाथ्स को रदरफोर्ड ने कह दिया ऑर्बिट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ्स यानी कि ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, चार्ज कैसा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके, फोर्स जो है। ये कुछ मॉडल था रदरफोर्ड का एटम का, ठीक है। उन्होंने कुछ ऐसा मॉडल दिया था, सेंटर में न्यूक्लियस और ये ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। लेकिन ये मॉडल के भी अपने कुछ लिमिटेशंस थे, ठीक है। तो यहाँ से मॉडल ऑफ एटम जो था उन्होंने बता दिया कि भाई ये बातें हम पहले भी बोल चुके हैं, चलो अभी बोल देते हैं। न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, नेग्लिजिबली स्मॉल है, उसका जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, ठीक है। अगर हम बात करें कंपेयर करने की, तो जस्ट लाइक एक स्टेडियम है और क्रिकेट का स्टेडियम है, उसका जो रेडियस है वो 5 किलोमीटर है, और उसके सेंटर में अगर आप क्रिकेट की बॉल रख दो, ठीक है, वो क्रिकेट की बॉल न्यूक्लियस है और वो पूरा ग्राउंड जो है, पूरा जो स्टेडियम है वो एटम है। तो कुछ इस तरीके का साइज डिफरेंस होता है बिटवीन एटम एंड न्यूक्लियस, ठीक है। अब ड्रॉबैक्स जो थे रदरफोर्ड के मॉडल ऑफ एटम के, उसमें क्या था कि पहली बात तो ये कि जो रदरफोर्ड था उनका जो मॉडल था वो बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए जिनके कंक्लूजन्स को, जिनके ऑब्जर्वेशंस को रदरफोर्ड का मॉडल ऑफ एटम एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट दिखाया एटम के अंदर वो बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं, एक्सेलरेटेड मोशन में है। एंड वी नो कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन में होता है तो एक टाइम ऐसा आएगा जब उसकी एनर्जी जो है वो मतलब बहुत कम हो जाएगी एंड अल्टीमेटली वो क्या करेगा, न्यूक्लियस के अंदर कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन में है तो डेफिनेटली एक टाइम ऐसा आना ही है कि उसकी एनर्जी लूज हो जाएगी और वो कोलैप्स हो जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो एटम स्टेबल नहीं है, ठीक है। अगर एटम स्टेबल नहीं है तो मैटर भी स्टेबल नहीं होगा, ठीक है, विच इज़ नॉट ट्रू। हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी स्टेबल हैं, ठीक है। तो ये मॉडल जो था वो वहाँ पे गड़बड़ कर गया थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद जो ये मॉडल बेसिकली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल तो रहा हमारे लिए, जो बाकी एटम्स के मॉडल थे उनको देने में, उनको मतलब बेसिकली एक्चुअल जो मॉडल ऑफ एटम हमारे पास आज है उस तक पहुंचने में इसकी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल था, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये था हमारा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए एंड बेल आइकन को हिट करने से इस चैनल पे जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।